So hello everyone, welcome back to Being Economist YouTube channel. So as you know, हमारा JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का MCQ सीरीज जो है वो कंटिन्यू है एंड इससे पहले हम 10 टॉपिक्स जो इकोनॉमिक पोर्शन के हैं वो कर चुके हैं और फॉर टुडे वी हैव टॉपिक नंबर 11th दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। उसके ऊपर हम एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यूज जो हैं वो आपके दोनों ही तरह के होंगे, स्टेटमेंट भी नॉन स्टेटमेंट भी, कुछ असेशन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। हर बार की तरह जैसे आपको पता है कि जो भी लेटेस्ट पैटर्न है हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर रहे हैं। जितने भी एमसीक्यूज हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, और इनमें से मेनली एमसीक्यूज जो हैं वो आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है, जो ये पीपीटी है, ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम पे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन करें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। हमारी जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सेम नाम से, बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। अदरवाइज आप इसे प्ले स्टोर पे डायरेक्टली सर्च करेंगे बीइंग इकोनॉमिस्ट तो आपको ये इजीली अवेलेबल होगी। अब इस पे हमारा इकोनॉमी, ठीक है, जितना भी इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है, ठीक है, इस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए दोनों अवेलेबल है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट लेक्चर है, उसमें नोट्स हैं और कुछ एमसीक्यूज भी उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी चीज दैट इज कि हमारा मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ही जल्दी मैं इस एप्लीकेशन पे अपडेट करने वाला हूं। मोर देन 10 मॉक टेस्ट जो है वो इसमें होंगे कंप्लीट, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, कंप्लीट, ठीक है, आपके जितना भी है, ठीक है, जितने भी पोर्शन है इसमें, चाहे वेदर इट इज जीके, इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, सब इसमें होगा। कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट जो है, मोर देन 10 ही जो है हम अपडेट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम सीधा चलेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आज के हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इसमें ऐड किए हैं, सबके सब क्वेश्चंस जो हैं वो या तो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, या फिर जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं वो हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, एनईपी 1991, ठीक है। इसी को हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जानते हैं इंडिया में। इसमें से मोस्ट बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। धीरे धीरे हर एक कंपोनेंट पे हम जाएंगे, जैसे लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि आपको पता है कि मेरे एमसीक्यूज का मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि हम एमसीक्यूज से फैमिलियर हो, उस एमसीक्यू के थ्रू हम पूरी उस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, ठीक है। मेरा मोटिव यही रहता है कि हम टॉपिक को रिवाइज कर सके। तभी किसी एक स्टूडेंट ने हमें कहा कि कमेंट करा था कि इसमें सिर्फ 22 क्वेश्चंस हैं बट 42 मिनट का ये लेक्चर है, मतलब पूरा सेशन है। सो मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक एमसीक्यू की हेल्प से हम टॉपिक को फिर से जो है वो रिमाइंड कर सके। इसलिए हमारे लेक्चर्स थोड़े से लेंथी जो है वो इसलिए हो रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको 30 to 40 क्वेश्चंस जो है वो 10 या 20 मिनट्स में करवा सकता हूं, ठीक है। बट मैं हर एक एमसीक्यू पे थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूं। हाँ, अगर आपको ये टाइम सेव करना है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करें अपने हिसाब से, उस हिसाब से देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट एमसीक्यू, दैट इज ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की थी, जिसे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया के नाम से जानते हैं, बेसिकली उसका प्राइमरली एम क्या था, वो प्राइमरली किस चीज के ऊपर स्ट्रेस करती थी। सो बिल्कुल इजी है कि वो लिबरलाइजिंग, प्राइवेटाइजिंग एंड ग्लोबलाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करती है, ठीक है। ये तीन ही जो है हमारे वो मेजर जो है इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, जिनके ऊपर ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो आए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज which of the following was a major reason behind 1991 economic crisis in India? So हम सब ये पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के आए, बट उसके पीछे
की रीजन क्या था, मेजर रीजन किस चीज का था? क्या हमारी हाई एग्रीकल्चर आउटपुट थी? एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, या एक्सेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स सॉरी एक्सपोर्ट्स थे? तो ये तो आप देखेंगे कि इसमें से एक ही ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है, दैट इज, वैसे बेसिकली ये ऑप्शंस, बाकी के ऑप्शंस जो है वो उतने अच्छे नहीं है इसमें ऐड हुए हुए, लेकिन इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, जिसे हम बीओपी क्राइसिस भी कहते हैं। अब ये बीओपी क्राइसिस का मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में एक गैप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हम इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाय थे, एक्सपोर्ट हमारे बहुत कम थे। या यूं समझे, हमारी जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस होती है ना हमारी इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमीज के साथ, वो बीओपी में ट्रेस होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दिस बीओपी, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो पढ़ने वाली हैं बीओपी पे, हालांकि हमारे करंट सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप इतना जाने कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं वो बीओपी के ऊपर या बीओपी के अंदर जो है उसे मेजर किया जाता है। और जब वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किसी नेशन के फेवरेबल नहीं होती, किसी नेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती, तो फिर बीओपी क्राइसिस जो है वो देखने को मिलते हैं। बस उन्हीं बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के चलते हमने ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे वो लाए थे, यानी वी आर एक्चुअली ऑन डेफिशिएंट पार्ट ऑफ दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर लिबरलाइजेशन। अब एक एक कंपोनेंट पे मैंने एक एक एमसीक्यू रखा है, ठीक है, जैसे लिबरलाइजेशन पे एक, फिर प्राइवेटाइजेशन पे, फिर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नाउ क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म मेनली जो है वो इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर थे, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो हम देखेंगे इसमें, कि मतलब मैंने अपने लेक्चर में ऐड किया है स्पेशली, कि इस एलपीजी के अलावा भी कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चरल चेंज जिन्हें हम कहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एमसीक्यूज किए हैं, ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, under liberalization, which of the following was removed, ठीक है, इनमें से किस चीज को रिमूव किया गया, ठीक है, किस चीज को इसमें से रिमूव किया गया? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिमूव किया गया? क्या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया? क्या प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को रिमूव किया गया? या एक्सपोर्ट प्रमोशंस को जो है वो इसमें से रिमूव किया गया, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन जो हमारा रिफॉर्म है उसके चलते हमने क्या किया है, हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें खत्म किया है, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। आगे इसके ऊपर और क्वेश्चन है, मैं आगे अच्छे से बताऊंगा आपको कि इन रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के ऊपर ज्यादातर लगाते हैं, मतलब न्यू इंडस्ट्री आपको लगानी है, उसके लिए जो लाइसेंसिंग की जरूरत है, उनके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हमने किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी रहेगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्राइवेटाइजेशन, इनमें से किस ऑप्शन से आपको पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली? सो सबसे पहले कि सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू पब्लिक सेक्टर। अब इस क्वेश्चन को मैंने आगे और अच्छे से एक जगह पे ऐड किया है, मैं वहां पे फिर से आपको यह रिमाइंड करवाऊंगा कि इस पूरी लाइन को एक टर्म से जानते हैं, वो टर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा, आप आगे तक जो है वो लेक्चर को देखते रहें, ठीक है। सो बी इसका राइट आंसर रहेगा। जब हम किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जिसे हम पीएसयू भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्हें किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथों में देते हैं तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन, कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल ईजी है, हम सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इंटीग्रेशन करना, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following institutions supported India during 1991 क्राइसिस, है ना, कि इनमें से किस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने, बेसिकली तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यहां पे होने चाहिए थे, आप इसमें जैसे कि WTO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो ये ऑप्शंस थोड़ा सा इसमें कंप्रोमाइज हुए हैं, ऑल्दो क्वेश्चन में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने 1991 में इंडिया को सपोर्ट किया? तो आप इजीली से एलिमिनेट कर चुके होंगे अभी तक कि IMF, ठीक है, हमने जो एक लोन के तौर पे कह सकते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे मान सकते हैं कि जो हमने टर्म्स कंडीशन मानी, जो हमें बीओपी ठीक करने के लिए लोन्स मिले, वो कहां से मिले? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म अलाउड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इनमें से किस रिफॉर्म की वजह से एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्रमोट हुआ है, ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। क्या नेशनलाइजेशन पॉलिसी या लिबरलाइजेशन पॉलिसी या प्लानिंग पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इन सब में से किस चीज या किस पॉलिसी से एफडीआई को सबसे ज्यादा फायदा मिला, ऐसे कहें आप, या सबसे ज्यादा प्रमोट एफडीआई को अगर किसी पॉलिसी ने किया है तो वो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। एलपीजी में से जो एल है हमारा लिबरलाइजेशन है, उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है किसे, हमारी एफडीआई को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्टर वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय डीरेगुलेशन आफ्टर 1991 रिफॉर्म, किस सेक्टर को सबसे ज्यादा, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ बेसिकली, ठीक है। अगर रेगुलेशन से हम डीरेगुलेशन की तरफ चलते हैं, वही मतलब है कि आप लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हो, तो किस पर्टिकुलर सेक्टर को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्या एग्रीकल्चर होगा, क्या इंडस्ट्री होगा, क्या डिफेंस होगा या एजुकेशन होगा, तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आप देखते हैं जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग रही है, सो दिस ऑल आर बेसिकली ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फीचर ऑफ प्री रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी, इनमें से कौन से ऑप्शन को आप कहोगे कि 1991 से पहले ऐसी कंडीशंस होती थी इंडियन इकोनॉमी में, क्या फ्री मार्केट सिस्टम होता था, क्या हाई कंपटीशन होता था, क्या लाइसेंस राज होता था, क्या ओपन इकोनॉमी होता था, तो आप इजी एलिमिनेट कर चुके होंगे कि लाइसेंस राज है ना, जिससे जैसे कि हम एलपीजी कहते हैं पहले, बाद में 1991 के बाद, आफ्टर 1991, इसी तरह 1991 से पहले हम उसे कहते थे लाइसेंसिंग परमिट एंड कोटा, एलपीक्यू, ठीक है। आप इसे याद रखना, बहुत कम बुक्स में आपको ये चीज लिखी हुई दिखेगी। हम ये तो 1991 के बाद की बात रही, एलपीजी है ना, तो 1991 से पहले क्या कंडीशंस होती थी, दैट इज, ये क्या कहा मैंने, ये कहा मैंने लाइसेंसिंग, ठीक है, लाइसेंसिंग, पी को मैंने कहा परमिट्स, ठीक है, परमिट्स, क्यू को मैंने कहा कोटा, ठीक है। तो इस हिसाब से इकोनॉमी चलती थी, या तो लाइसेंसिंग लेनी पड़ती थी, परमिट्स लेने पड़ते थे, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज को कोटा दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, कुछ ग्रुप्स को, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, 9th का, कि इससे पहले लाइसेंसिंग राज चलता था, हमें लाइसेंस की जरूरत होती, हमें मतलब एक इंडस्ट्री को। Now question number 10th, which of the following policy change is related to trade liberalization, इनमें से किस पॉलिसी को आप कहेंगे कि वो ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, इंक्रीजिंग टैरिफ, रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नेशनलाइजिंग एक्सपोर्ट्स या बैनिंग इंपोर्ट्स, इनमें से किस पॉलिसी को आप कहेंगे कि वो ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है, ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ एक स्टेप है, आप किस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप कहेंगे, ठीक है। तो आप इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, जब हम इंपोर्ट के ऊपर लगाई जाने वाली, अभी आप इंपोर्ट ड्यूटीज को काफी ज्यादा न्यूज में देखते होंगे, दैट यूएसए सैंक्शंस द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इंडिया, दैट इज 25 फर्स्टली, देन 50, ऐसे ही और नेशंस के ऊपर भी टैरिफ्स लगाना, दैट इज बेसिकली मींस इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इंटेंशनली लगा रहे हैं बेसिकली, अगर हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ट्रेड को लिबरलाइज कर रहे हैं, है ना। वी आर इनवाइटिंग पीपल, वी आर इनवाइटिंग अदर नेशंस टू इन्वेस्ट इन आवर नेशन, है ना, क्योंकि हम इंपोर्ट पे लगाई जाने वाली ड्यूटीज को कम करेंगे तो बाहर वाले लोगों के लिए अब हमारे यहां पे सामान भेजना जो है वो सस्ता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स उन्हें कम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है जो कि ट्रेड लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन डिसइन्वेस्टमेंट। नाउ आई एम वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11th, कि मैंने आपको उस टर्म का कहा कि ये जो पूरी लाइन है इसे हम एक टर्म से जानते हैं, दैट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब सेलिंग शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के हाथों में क्या करना। अब इसके ऊपर आगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी हैं मैंने रखे हुए, ठीक है, कि क्या कंप्लीटली प्राइवेट को दे देंगे,
क्या क्या करेंगे, उसमें क्या सिस्टम रहते हैं, तो वो उसके ऊपर भी आगे एमसीक्यूज हैं। फिलहाल आप याद रखें कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है प्राइवेटाइजेशन करना, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा, ठीक है, मतलब प्राइवेटाइजेशन के अंडर का एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज हैं या पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनके शेयर्स को सेल करना। जब उनके शेयर्स को सेल करेंगे तो उसमें किसके शेयर्स आएंगे, प्राइवेट के आएंगे, प्राइवेट अपना उसमें जो है वो हिस्सा ले रहा है, ठीक है, तो उसके हाथों में भी वो कंपनी अब है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन इंडिया? की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दैट इज नॉट एलपीजी, है ना, इसके ऊपर ध्यान देना, एलपीजी नहीं है वो, स्ट्रक्चरल। हमने इंटरनली अपनी इकोनॉमी को ठीक करना, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है। वाई देर आर सम बीओपी क्राइसिस आर देयर, हमने उससे ठीक करना है ना। हमने शॉर्ट टर्म के लिए तो चलो वो एलपीजी रिफॉर्म्स करके सारी चीजें कर ली, but now we are basically try to change, try to improve our economy through structural reform। ये मैंने अपने ना लेक्चर में पढ़ाया है अच्छे से कि people are basically associate this particular topic economic reform in India with LPG only, but ये LPG नहीं है, इसमें structural reforms भी आते हैं, ठीक है। so structural reform का मतलब है कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करें इंटरनली। जब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, वी ऑल नो, हमने फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों पढ़ा है, उसमें मैंने डेफिसिट्स जो है अलग अलग वो बताए हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन है टोटल रेवेन्यू, है ना, टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, तो उसे हम रीइंफोर्स करने के लिए हम कुछ बोरोविंग्स करते हैं, उन्हीं को हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। उस खर्चे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो बोरोविंग्स करती है, ठीक है। तो अगर हम उससे कम करें, है ना, इनिशियली हम उससे अगर कम करें तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकता है इंडिया में, मतलब हो सकता है इंडिया में क्या, किसी भी देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो सकता है। अगर ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होंगे तो इस चीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है जी, अगर हम इंटरनली ही इसको ठीक कर दें तो, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is positive impact of economic reform? So of course reducing competition is not one of them, increased efficiency may be one of them, increased poverty is not one, reduce import, तो बाकी के सारे ऑप्शंस फालतू में इसमें ऐड हुए हैं। राइट आंसर वाज इज ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ एनी काइंड, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर रिफॉर्म होगा तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम हमेशा एफिशिएंसी ही मानेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? इट रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इट इंक्रीज कंपटीशन, इट राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज, हायर एफिशिएंसीज तो हो ही नहीं सकता। नाउ आप देखेंगे तो एक डिबेट है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस रिफॉर्म की आड़ में कुछ लोग, कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज तो बहुत आगे निकली, बट कुछ जो मार्जिनलाइज इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, मीडियम साइज इंडस्ट्रीज थी, वो पीछे रही, या लोग जो मार्जिनलाइज पीपल थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, जिस वजह से ना एक डिवाइड हुआ कि कुछ लोगों की इनकम तो राइज हुई बट कुछ लोगों की राइज नहीं हो पाई, जिसने इनकम इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाया, ठीक है। तो ये एक ना इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्रिटिसिज्म है, आप इसे आज ही माइंड में रखें कि अगर आपको कोई पूछा जाए किसी एग्जाम में कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म के कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, तो दैट इज द राइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, which of the following best explain फिजिकल स्टेबलाइजेशन? इनमें से किस चीज को हम कहेंगे कि ये फिजिकल स्टेबलाइजेशन है? क्या इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट डेफिसिट्स, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, या इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? अगेन सिमिलर जो हमने पीछे पढ़ा स्ट्रक्चरल चेंज, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब कंट्रोल करती है गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को, डेफिसिट ऑफ एनी काइंड, दैट इज फिजिकल डेफिसिट, दैट इज
और दैट इज प्राइमरी डेफिशिट, दैट इज रेवेन्यू डेफिशिट, है ना, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डेफिशिट्स। सो जब उनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट तो उसे फिस्कल, क्योंकि ये टर्म ही जो है ये मनी से जुड़ी है, मोनेटरी टर्म है ये, ठीक है, मोनेटरी, फिस्कल को बोलते ही हम मोनेटरी, फाइनेंशियल, बेसिकली ये फाइनेंशियल टर्म से निकला है। तो उसको हमने स्टेबलाइज करना है, उसको कहने का कंट्रोल करना है, तो डेफिशिट्स को कंट्रोल करना है गवर्नमेंट के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड कोटास लीड टू, जब हम टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं, जो कोटास दिए जा रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर, उसे हम कम करेंगे तो क्या होगा, इससे ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी, इससे ट्रेड की लिबरलाइजेशन बढ़ेंगी, इससे नेशनलाइजेशन, बेसिकली क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रेड की लिबरलाइजेशन, ठीक है। ट्रेड की लिबरलाइजेशन बढ़ती है जब हम टैरिफ और कोटास को कम करते हैं ना। नाउ नाउ मैंने जैसे पहले कहा, नाउ अदर कंट्रीज आर बेसिकली इजिली, नाउ दोज इंडस्ट्रीज आर इजी टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन आवर कंट्रीज, ठीक है, वो आप इजिली हमें एक्सपोर्ट कर सकती है ना। जब हम पे अमेरिका ने ज्यादा सैंक्शंस लगाए तो इट इज एक्चुअली कॉस्टियर फॉर अस टू एक्सपोर्ट दोज कंट्रीज जो कि हमारे ऊपर ये टैरिफ लगा रही है, ठीक है। नाउ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Now question number 17, which of the following is most likely after opening economy to foreign competition, ठीक है, इनमें से क्या चीज है जो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी जब ओपन हो रही है फॉरेन कंपटीशन में, उस टाइम पे क्या इससे डिक्रीज होती है एफिशिएंसी, कैसे इंक्रीज होती है इनोवेशन, कैसे डिक्रीज होता है एक्सपोर्ट, कैसे इंक्रीज होती है मोनोपोलीज, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, तो बेसिकली सबसे पहले तो जब हम फॉरेन बाहर के दूसरे देशों से कनेक्ट होंगे, ठीक है, बाहर दूसरे देशों से कनेक्ट होंगे, तो हमारी सबसे पहली चीज जो है वो है इनोवेशन, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, है ना। हमने ये भी लेक्चर में पढ़ा कि फ्लो ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर से हमें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे हमारी इनोवेशन इंक्रीज होगी, तो ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, इनमें से कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, तो आप इजी से एलिमिनेट कर सकते हैं, लिबरलाइजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोस, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नाउ वी हैव स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द 1991 रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म बेसिकली वाज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यस, हमने ये पढ़ा है कि ये रिफॉर्म्स वैसे तो आने तो ऑब्वियस थे, हमने एक टाइम पे अपना इकोनॉमी को ओपन अप करना था, बट उस वेरी टाइम पे, उस 1991 पे क्यों ये चीजें आई, क्योंकि हमारे पास बीओपी क्राइसिस था, राइट स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, दीज रिफॉर्म्स, दीज 1991 वाले aimed at increasing government control over the economy, क्या ऐसा है कि इसका मतलब है, इन रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया जाए इकोनॉमी के ऊपर? नो, नेवर। हमने इस रिफॉर्म की वजह से गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम किया है, लेस किया है, लीस्ट किया है, ताकि हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ ज्यादा बढ़ सके। पहली बात, कंपटीशन को प्रमोट कर सकें, दूसरी बात, इसलिए न्यू कंपटीशन एक्ट्स भी हमने लाए, ठीक है, आपने देखे 2002 में, 2004 में, ठीक है। हमने गवर्नमेंट के हाथों से इंडस्ट्रीज को मोर ओवर ज्यादा हमने किसके हाथ में दिया, प्राइवेट के हाथ में दिया। तो ये कहीं पे भी हमें नहीं बताता कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा है, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हुआ है। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट स्टेटमेंट, लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ऑफ कोर्स लिबरलाइजेशन का मतलब है व्हेन वी आर ओपनिंग और इकोनॉमी टू द इंडस्ट्रीज ऑफ फॉरेन सेक्टर, डोमेस्टिक एज वेल, ठीक है। जब हम इंडस्ट्रीज को एक फ्री हैंड्स दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हमसे ज्यादा परमिशंस ना, बट देयर आर परमिशंस, ठीक है, देयर आर परमिशंस, बट उतनी नहीं कि आपको 70-80 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। यू हैव टू अप्रूवल पर्टिकुलर लैंड जहां पे आपने इंडस्ट्री लगानी है, आपको गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल के ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से इन चीजों को कम किया गया, ठीक है, तभी हमने कहा कि लाइसेंसिंग राज को हटा के ये लिबरलाइजेशन की तरफ हम गए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड, इट रिड्यूस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। नो, दोनों ही देखो ना कंट्राडिक्ट कर रही है। इस चीज ने प्राइवेट सेक्टर का रोल रिड्यूस नहीं किया बल्कि इंक्रीज किया है।
ठीक है, बढ़ाया है ना कि कम किया है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर ऑफ कोर्स पहले की तरह ऑप्शन ए रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू द प्राइवेट। है ना, ऐसा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से ओनरशिप जाती है, क्योंकि हम आप शेयर्स लेते हैं उस गवर्नमेंट कंपनी के, तो उसमें आपको ओनरशिप मिलती है। इट एम्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ एंटरप्राइजेस। क्या इससे एक एक एंटरप्राइज मतलब कंपनी का एफिशिएंसी इंप्रूव होती है? ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब वो इंडस्ट्री, वो एक एंटरप्राइज, वो एक कंपनी गवर्नमेंट के हाथों से प्राइवेट के हाथों में जाएगी, तो उसमें कंपटीशन आएगा। ठीक है, पहली बात, उसमें कंपटीशन आएगा, उसमें इनोवेशंस आएंगी, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो राइट आंसर इसका सही सी रहेगा। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द मार्केट इकोनॉमी। नो डाउट द राइट स्टेटमेंट कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ते हैं। व्हाट डज दिस ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली मीन्स, है ना। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, इट रिस्ट्रिक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। देखो ना, एक स्टेटमेंट हमें कह रही है कि दूसरी इकोनॉमीज को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप यहां आए, और दूसरी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, उसमें रिस्ट्रिक्ट होता है। नो, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली एफडीआई बढ़ती है, ना कि कम होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, disinvestment refers to selling shares of public sector enterprises, है ना, मैंने पहले भी कहा, मैंने कहा था इसके ऊपर मैंने स्टेटमेंट्स भी रखी है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर्स को बेचना, है ना। सेकंड स्टेटमेंट, इट नेसेसरली लीड टू कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन। नो, ये कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, नेसेसरली नहीं है। ठीक है, इस एक वर्ड की वजह से, नेसेसरली की वजह से, ये पूरी स्टेटमेंट गलत होगी। हाँ, इट लीड्स टू कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन मे बी, बट नॉट नेसेसरली। ठीक है, पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो, है ना, वर्ड्स जो यूज हुए हैं, नेसेसरली नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी एक कंपनी के अंदर, ये एक कंपनी है हमारे पास, कंपनी ए, इसके अंदर 60% शेयर गवर्नमेंट के हैं, 40% प्राइवेट हैं। हो सकता है ऐसे कोई बी है, उसके अंदर 70% प्राइवेट के हैं, 30% गवर्नमेंट के हैं। हो सकता है किसी में 80% हो, 20-80 रेशियो हो। कंप्लीट हो सकता है किसी में 100 भी हो, वो फिर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगी ना। ठीक है, वो फिर पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगी। ठीक है, वो कंप्लीटली प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, सो देर आर सच एग्जाम्पल्स। इसलिए ये नेसेसरली नहीं है कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो किसी चीज की। ठीक है, हाँ, इसमें शेयर्स हो सकते हैं और शेयर्स की रेशियोज वेरी करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रिडक्शन इन, सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट स्टेटमेंट, रिडक्शन इन टैरिफ इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन। ऑफ कोर्स, टैरिफ को कम करना प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है। इट प्रमोट्स कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ता है फॉरेन फर्म्स के साथ, हम प्रमोट करते हैं कंपटीशन। ऑफ कोर्स इट इज बेसिकली राइट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। इससे कंपटीशन, ये लीड करता है, कंपटीशन को प्रमोट करता है, हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करता है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, first statement, the pre-1991 economy in India was characterized by license raj, of course LPQ, है ना, मैंने आपको कहा। और सेकंड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म completely eliminated all regulations। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है कि 1991 से पहले लाइसेंस राज होता था, ठीक है, और 1991 के बाद, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, ये सब के सब लाइसेंस राज को कंप्लीटली एलिमिनेट किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रिफॉर्म के बाद देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जिनमें अभी भी लाइसेंस जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात, देयर आर ऑल इंडस्ट्रीज एक्चुअली नीड लाइसेंस,
एक्चुअली लीड लाइसेंस, बस उसकी इंटेंसिटीज को कम किया गया। ऐसा थोड़ी है कि नाउ यू आर फ्री टू एस्टैब्लिश एनी इंडस्ट्री एनीवेयर, नो, ऐसा नहीं है। आपको इंडस्ट्रीज लगानी है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटीज, बट ऐसा है कि उस रेगुलेशंस को, बेसिकली उस डॉक्यूमेंटेशंस को, उस प्रोसेस को थोड़ा सा ईज किया गया। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 26, फर्स्ट स्टेटमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ब्रिंग्स कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। मैंने कहा कि मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया कि एफडीआई के साथ साथ हमारे देश में नई कैपिटल भी आती है और नई टेक्नोलॉजी भी आती है। कैसे आती है, क्या आती है, सब पढ़ा है हमने अपने लेक्चर्स में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इट ऑलवेज लीड टू लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। इससे क्या हमारा लॉस होता, हमारी इंडस्ट्रीज जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको लॉस होता है, किसमें, उनका जो कंट्रोल है इंडस्ट्रीज के ऊपर वो कम हो जाता है, ऐसा समझो। तो ऐसा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी, इस कैपिटल के आने से जो एफडीआई आ रही है वो अपनी जगह है। आपकी जो ऑनरशिप है, ठीक है, आपकी जो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर एन ऑनरशिप है वो अलग चीज है, उसके ऊपर इस एफडीआई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अनलेस अनटिल अगर आप उससे वो शेयर्स दे रहे हैं नहीं दे रहे, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कोई लॉस नहीं होता डोमेस्टिक कंट्रोल को। ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा ना जब तक आप उसे अलो नहीं कर रहे। तो इसमें भी राइट आंसर जो है आपका वो ए रहेगा, ओनली वन स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म इंक्लूड्स डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मैंने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स पढ़ाए हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एलपीजी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने बहुत सारी चीजें एलपीजी के अलावा भी पढ़ाई है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल आर बेसिकली एसोसिएट दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म विद एलपीजी ओनली। मैंने फिर से बताया, बट मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं जिसमें से एक चीज ये भी है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म बेसिकली। यस, डिवैल्यूएशन एक एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म है। हम अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट करते हैं ना, करेंसी की वैल्यू को गिराते हैं। और होता क्या है इससे देखें, इट वाज एम्ड एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्टली मैच भी कर रही हैं और दोनों राइट हैं। डिवैल्यूएशन जब करेंसी की हम करते हैं, अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के, वर्ड्स पे ध्यान दें भाई, जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यूज को कम करते हैं, डिवैल्यूएट करते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, है ना। ये एक टाइप ऑफ फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म है। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि नाउ जो कंट्री हमसे ले रही है उसका तो, उसके लिए तो वो इंपोर्ट है, हमारे लिए वो एक्सपोर्ट है, उसको अब इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है ना। ठीक उसी तरह अगर हमें किसी से लेना होगा तो उसने अगर उसकी करेंसी की वैल्यू कम कर दी तो लेना तो उसकी करेंसी में ही है। किसी को भी इंडिया से कोई सामान लेना है तो लेना तो इंडियन रूपी में है। अब रूपी सस्ता है कंपेयर टू हिज करेंसी, यूएस डॉलर या कोई भी जो है, तो जब वो एक्सचेंज करेगा तो उससे वहां पे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि उसकी करेंसी महंगी है, हमारी करेंसी की वैल्यू सस्ती है, जिससे कि वो ज्यादा सामान खरीद सकता है हमसे। ज्यादा सामान खरीदेगा तो हमारा ही फायदा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट स्टेटमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स led to increased competition in the Indian economy। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेड टू इंक्रीज कंपटीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक रिफॉर्म से कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और होता है, किसी भी इकोनॉमी में होगा। कंपटीशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। जितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, अब सपोज दैट हम ऐसे, मतलब हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो हम ये चीज कंक्लूड करते हैं कि बिफोर दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म वी हैव टाटा एंड बाटा, है ना। हमारे पास लिमिटेड कंपनीज थी जो कि इंडिया में चीजें बनाती थी, इंडिया में चीजें बेचती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता था। लेकिन अब आप देखेंगे एक शू, एक शर्ट्स, एक जीन्स की एग्जांपल ले लें तो शूज ही देखिए, आपके पास नाइकी, रीबॉक, पता नहीं कितने टाइप के, प्यूमा, कितने टाइप के आपके पास देयर आर ब्रांड्स आर देयर, जो कि बेसिकली पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म से, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है गुड्स की, जो चीजें हम खरीदते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 29,
फर्स्ट स्टेटमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयूज गवर्नमेंट की कंपनीज वर गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी आफ्टर रिफॉर्म। क्या ऐसा हुआ कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को हमने ज्यादा ऑटोनॉमी दी है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी है आफ्टर रिफॉर्म? दिस वाज डन बाय इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। यस, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। बेसिकली पीएसयूज को जब हमने प्राइवेट के हाथों में दिया, पूरा नहीं, कंप्लीटली नहीं, बट कुछ कुछ उनका पोर्शन दिया, और खास करके वो पीएसयूज जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, जिनमें एफिशिएंसी क्वालिटी की प्रॉब्लम्स थी, इससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। ठीक है, सो राइट है दोनों ही स्टेटमेंट, सी ऑप्शन जो है इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट, import substitution policy was replaced by export oriented policy after reform। क्या ऐसा है कि हम पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे ज्यादा रिलाय रहते थे, जिसको कि रिप्लेस किया हमने और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई? बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, दिस इंक्रीज इंटीग्रेशन विद ग्लोबल मार्केट, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट जब बढ़े तो हम दूसरी इकोनॉमीज के साथ ज्यादा इंटीग्रेट हुए। तो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबलाइजेशन कैन इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, बढ़ सकती है। सेकंड स्टेटमेंट, इट मे आल्सो इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। वहीं पे दूसरी तरफ हमने काफी सब्जेक्ट्स में ये चीज पढ़ी कि एक डिजिटल डिवाइड या फिर एक इनकम डिवाइड भी कह सकते हैं, आया आफ्टर दिस ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली, है ना, ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ तो बढ़ी ऑफ कोर्स, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज भी बढ़ी। कुछ लोग तो आगे निकले इस चीज में, बट दोज हु आर नॉट फैमिलियर टू टेक्नोलॉजी, दोज हु आर नॉट टेक पर्सन, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, है ना। तो इससे इनकम इनइक्वालिटीज भी बढ़ी है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट फर्स्ट, ट्रेड लिबरलाइजेशन रिड्यूस प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। लिबरलाइजेशन का ये मतलब है, ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि कुछ रिडक्शन करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन में। ऑफ कोर्स राइट है। इट में एक्सपोज देम टू इंटरनेशनल कंपटीशन। ऑफ कोर्स, अगर हम इन इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को संभाल के रखेंगे, इनको बचा के रखेंगे, किससे? फॉरेन की इंडस्ट्रीज से, एमएनसी से, तो वो कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाएंगी। हम बेसिकली उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, उन्हें तैयार कर रहे हैं, उन्हें उनके सामने ला रहे हैं कि हाँ, हम उन्हें वो प्लेटफॉर्म देंगे तो उनको बेसिकली उस कंपटीशन का पता चलेगा, वो और इंप्रूव होंगी। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। सो दीज आर द basically 32 questions from this particular topic, that is economic reform in India. Hopefully these all MCQs are very helpful for you। और इसके बाद मैं फिर से बता दूं, हमारी एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट, कंप्लीट मॉक टेस्ट आएगा, उससे जरूर अटेम्प्ट करना है आपने बिफोर योर एग्जामिनेशन। उसके ऊपर अभी मैं जो है वो मॉक टेस्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली हमारे 2 ही टॉपिक रह गए इकोनॉमी के, उसके बाद हम स्टार्ट का करेंगे। ठीक है, सो इकोनॉमी के हमारे पास टॉपिक नंबर 12th एंड 13th, ठीक है, 2 ही टॉपिक रह गए, उसके बाद हम स्टार्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।